नमस्ते बच्चों। आज हम सीखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा, लेंथ ऑफ टैंजेंट, सब टैंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात मन में आती है कि सब टैंजेंट और सब नॉर्मल क्या होती है। सर अभी तक हमने टैंजेंट और नॉर्मल सुनी थी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये कर्व बना हुआ है बच्चों, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, जिसमें p पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि ऑरेंज लाइन से दिख रही है, और p पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दी गई है जो कि व्हाइट लाइन से दिख रही है आपको, है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी लेंथ बताइए। देखिए हम मान लेते हैं कि टेंजेंट जो है इधर वो टी पॉइंट पे मिल रहा है, और जो नॉर्मल जो है वो इधर एन पॉइंट पे मिल रहा है ना। और इसको मैं एस नाम दे देता हूँ। तो बच्चों ये जो टेंजेंट दिख रही थी पी टी, पी से टी की दूरी, तो ये जो पी टी दिखता है इसी को कहते हैं बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। इसी कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल दिया जाए कर्व में कभी भी, तो अब ये पी टी जो हो गया ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पी एन, पॉइंट पी से एन की दूरी जो होती है ये होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब सब टेंजेंट क्या होता है, तो ये जो टेंजेंट दिख रही है ना पीटी बच्चों, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ये जो एस टी है, एस टी, एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन दिख रहा है इसी को कहते हैं सब टेंजेंट। और ये नॉर्मल पीएन दिख रहा है, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो दिख रहा है एस एन, इसे कहते हैं अपन सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। समझ गए बच्चों। अब बोला जा रहा है कि इसकी लेंथ निकालिए। आप बताइए, ये टी दिख रहा है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस पे एंगल बना रही है ये क्या है भैया, थीटा बना रही है ना। तो टेन थीटा मतलब टेंजेंट का स्लोप, और वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स। पॉइंट पी दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई कर्व के ऊपर, कि पी पॉइंट पर टेंजेंट की लेंथ और नॉर्मल की लेंथ और सब नॉर्मल की और सब टेंजेंट की लेंथ निकाल के बताइए। ठीक है बच्चों। तो अब बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अब देखिए पी एस अपॉन एस टी क्या होगा। पी एस कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर। एस टी कितना है इसके अंदर बच्चों, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा बच्चों, टैन थीटा, है ना। तो आप बता दीजिए मुझे जरा कि जो एस टी है, एस टी, है ना बच्चों, एस टी वो कितना आ जाएगा बच्चों, पी एस, पी एस मतलब वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टेन थीटा मतलब कॉट थीटा। तो वाई कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब टेंजेंट की लेंथ, सब टेंजेंट बोलते हैं इसको, सब टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी भैया, वाई कॉट थीटा। सर कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, अरे टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स से तो कॉट थीटा नहीं निकाल सकते उल्टा करके, तो हो जाएगा वाई कॉट थीटा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमको बोलते हैं कि आप पीटी निकालिए, हमने काम निकाल लेते हैं। तो पीटी अपॉन पी एस मतलब परपेंडिकुलर, सॉरी, पीटी क्या हो जाएगा भैया हमारे पास में, हाइपोटेनस, है ना, और अपॉन पी एस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कितना आता है बच्चों, कोसेक थीटा। तो पी टी कितना आ जाएगा हमारे पास, पी एस मतलब वाई कोसेक थीटा। तो पीटी कितना आ जाएगा बच्चों, वाई कोसेक थीटा। सर कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, अरे टैन थीटा है, कॉट थीटा है, तो क्या कोसेक थीटा नहीं निकाल सकते, सोचो सोचो। पीटी आ गया भैया वाई कोसेक थीटा। वैसे ही ये थीटा था, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो जरा आप जल्दी से मुझे एस एन निकाल के बताएं, मेरे हिसाब से तो वो हो जाएगा वाई टैन थीटा, सोचिएगा आप। और बोल दिया जाए पी एन निकाल के बताइए, तो मेरे हिसाब से वो हो जाएगा वाई सेक थीटा। समझे कि नहीं, निकाल के देखिए। अब अगर हमें टेन थीटा पता है तो बताओ सारे थीटा हम निकाल सकते हैं कि नहीं। ये लेंथ हमेशा याद होनी चाहिए कि सब टेंजेंट की लेंथ वाई कॉट थीटा, सब नॉर्मल की लेंथ वाई टैन थीटा, और भैया फिर उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल की लेंथ अपन ने देख ली। समझ गए बच्चों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक कर्व है, लेट इट बी y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, कोई भी एक कर्व है, और ये कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। क्या कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है वो क्या है ना, कांस्टेंट है किसी पॉइंट पर, है ना, एट एनी पॉइंट। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि वो कर्व क्या होगा, बताओ कि वो कर्व क्या होगा।
अच्छा, सबसे पहले सब नॉर्मल मैंने आपको बताया हुआ है कि सब नॉर्मल होती क्या है बच्चों, है ना? और सब नॉर्मल होती क्या है? तो मान लेते हैं अपन कि y टैन थीटा वो कोऑर्डिनेट जो था वहाँ पर y था, है ना? कि x, y पॉइंट है और वहाँ पर जो सब नॉर्मल की लेंथ होगी वो क्या होगी? y टैन थीटा, है ना? और यहाँ पर मैं क्या मॉड लगाना चाहता हूँ बच्चों क्योंकि लेंथ बोली है ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए मैं लगाता हूँ। और इक्वल्स टू क्या बोला जा रहा है? इट इज कांस्टेंट। तो बताइए कर्व क्या होगा? तो हम लिखते हैं y और tan थीटा को लिख देते हैं dy बाय dx और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस c। ठीक है बच्चों? अब ये आ जाएगा y dy इक्वल्स टू प्लस माइनस c dx। मैं इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ। तो y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस c और dx की जगह आ जाएगा x। तो बताइए ये कर्व कौन सा हो गया बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 2cx, है ना? और प्लस माइनस 2c को एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं तो बेसिकली द कर्व क्या आ गया? पैराबोला, है ना? तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा और देखो यहीं पर आपने देखा कि इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो यही सबसे ज्यादा काम आएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही सबसे ज्यादा काम आएगा बच्चों, है ना? ध्यान रखना। अब एक बात और बताता हूं। बोल दिया गया है कि कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स और इस पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट है x कॉमा y और इसके ऊपर अब एक टेंजेंट लिखिए। ये कैसे बोलते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है? फिर फाइंड द x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। वैसे ही नॉर्मल के लिए भी पूछ लेंगे आपसे, है ना? कि बताओ ये लिख के बताओ क्या होगा। हम क्या करते हैं? हम एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना? जैसे ये एक टेंजेंट आ गई और ये रही उसके ऊपर एक कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। और अब बोला जा रहा है कि इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। तो अपन क्या करते हैं? ये पॉइंट P को एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं, स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, एक पॉइंट मान लेते हैं। एंड अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों अपन यहाँ पर? y माइनस y इक्वल्स टू dy बाय dx और x माइनस x, है ना? क्योंकि x कॉमा y पॉइंट पे लिख रहे हैं ना अपन बच्चों, है ना? तो y माइनस वाई वन जैसे लिखते हैं ना अपन, देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो x1 y1 की जगह यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है स्मॉल x और स्मॉल y। तो जो स्मॉल x और स्मॉल y है वो क्या है? एक पॉइंट जो कर्व के ऊपर लाई करता है। ये किसकी इक्वेशन आ गई? टेंजेंट की, क्योंकि टेंजेंट के स्लोप को ही क्या बोलते हैं? dy बाई dx। अब बोला जा रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट निकालिए। अब x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? जब y को रखोगे 0। मन में सवाल उठता है कि सर कैपिटल Y को 0 रखें या स्मॉल y को 0 रखें? किसको रखें 0? अरे स्मॉल y को 0 कैसे रख सकते हो? वो तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो तो एक पॉइंट है कर्व के ऊपर, है ना? तो कैपिटल Y यहाँ पर है जो सब कुछ बता रहा है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैपिटल Y को 0 रखेंगे, है ना बच्चों? हमें x इंटरसेप्ट मिलेगा तो वो कितना मिल जाएगा बच्चों? देखो माइनस y dx बाय dy, dy बाय dx को उधर भेजेंगे तो dx बाय dy प्लस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? कैपिटल X। और यही हो गया हमारा x इंटरसेप्ट। क्या ये रही चीज? दिस इज x इंटरसेप्ट, ये वाला। अब बोला y इंटरसेप्ट निकालो। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यहाँ पे कैपिटल X को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो कैपिटल Y कितना आ जाएगा? स्मॉल y को उधर भेजा, माइनस x dy बाय dx। ये कितना आ गया बच्चों? हमारा y इंटरसेप्ट आ गया। ये ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं लेकिन निकालना आना चाहिए कि हमने टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी, फिर x इंटरसेप्ट कैसे निकाला और y इंटरसेप्ट कैसे निकाला। ये बहुत बहुत यूज होने वाला है ना? तो एकदम अच्छे से दिमाग में रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें बच्चों की जो वर्ड प्रॉब्लम्स में आती है वो यहाँ दूर हो जाएगी छोटी सी बात से। दिमाग में रखेंगे सभी बच्चे, है ना? अब आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सब नॉर्मल टू एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर एट एनी पॉइंट ऑन इट। ठीक है, एट वेरीज डायरेक्टली एज, वो कैसे वैरी कर रहा है?
तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर के ऊपर जो सब नॉर्मल है वो किस तरीके से वेरी करेगा, तो बताइए जरा। सब नॉर्मल क्या होता है? वाई tan थीटा, दैट मीन्स वाई डी वाई बाय डी एक्स। हाँ या ना? है ना? अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कि वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 0 आ गया। और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, है ना? और ये मॉड होता है सब नॉर्मल, तो y और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस वाई बाय एक्स। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? वाई स्क्वायर बाय एक्स आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? सी स्क्वायर बाय वाई। तो सी स्क्वायर बाय वाई लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? वाई क्यूब, और वन बाय सी स्क्वायर विल बी ए कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा? लैम्बडा वाई क्यूब। तो किस तरीके से वैरी करेगा भैया? क्यूब ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, ये ऐसे वैरी करेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि k की क्या वैल्यू हो एक्स वाई की पावर k, मतलब y की पावर k इक्वल टू सी स्क्वायर के अंदर, ताकि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो हो वो कांस्टेंट हो जाए। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो बच्चों? कांस्टेंट हो जाए। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है सर? वो होती है y cot थीटा, मतलब y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एंड यू आर सेइंग लेंथ, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉड, है ना? और ये सर कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? अब हम क्या करते हैं बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, है ना? डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर देखते हैं क्या होगा। तो y की पावर k को क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर बाय एक्स। हाँ या ना? है ना? अब इसे हम डिफरेंशिएट करें, है ना? या तो ऐसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, या फिर आप इसको यूवी रूल लगा के भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y की पावर k प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा k y की पावर k माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 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 वन बाय वाई, y की पावर k को उधर भेजा अपन ने माइनस में, और y की पावर k माइनस वन से इसको कट किया। तो मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या बच्चों? हाँ यार, ऐसे गड़बड़ी हो रही है। अपन है ना ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं, ठीक है? यह आ जाएगा x k y की पावर k माइनस वन, है ना? देखो बच्चों, हाँ या ना? अब ये आ गया अपने पास में, है ना? अब डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको यहाँ डाल देते हैं। तो y अपॉन, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई की पावर k, और इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? x k y की पावर k माइनस वन, ठीक है बच्चों? और यहाँ पे जाते हैं तो आ जाएगा y की पावर k से y की पावर k कैंसल, माइनस x k बचा हमारे पास में, है ना? अब इसे कांस्टेंट लाना है, और बोल रहे हैं कि k की वैल्यू क्या होगी कि ये कांस्टेंट हो जाए बच्चों। अब k की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो मैं x को क्या लिख देता हूं बच्चों इधर से, देखिएगा, सी स्क्वायर अपॉन y की पावर k, और इनटू कितना आ जाएगा? k। अब ये कांस्टेंट होने के लिए, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? y को क्या होना चाहिए भैया? हट जाना चाहिए। और y हटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? k को 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि k को 0 के अलावा कुछ और डालते हैं तो y का फैक्टर हमेशा रहेगा। तो फिर y पर डिपेंडेंट है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए k को 0 डाल देते हैं अपन। तो k को 0 डाला तो हमारा काम खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, एक बार देखिए आप क्या बनता है कि नहीं, है ना? और देखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये x दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थीटा, y दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और क्या हुआ है? थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 बोला गया है कि आप लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट बताइए। बच्चों ये x इन टर्म्स ऑफ थीटा और y इन टर्म्स ऑफ थीटा देने के पीछे का रीजन क्या है? जैसे देखिए, आप इलिप्स का सिंपल केस समझते हैं ना, क्योंकि आपको भी सिलेबस में कुछ सिंपल कर्व्स दिए गए हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स नहीं दिए गए हैं, है ना? तो क्या होता है कि जैसे आपको ये कर्व तो डायरेक्ट दे देते हैं, आपको देख के समझ में आ जाता है कि ये इलिप्स है ना? लेकिन अगर आपको ऐसा दे दें
कि x इक्वल्स टू a sin थीटा या फिर x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। बताओ इलिप्स के बदले ये दे दिया जाए आपको और बोला जाए कि dy by dx निकालिए, तो आपको ही देख के समझ में आ जाएगा कि अरे ये पैरामीटर तो जो है वो इलिप्स के हैं, कि पूरे इलिप्स के ऊपर x कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरीके से वैरी करता है और y जो है वो इस तरीके से वैरी करता है। पैरामीटर में लिखने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स को अगर एक पैरामीटर में डाल दो, तो होता क्या है कि हमें सिर्फ उस पैरामीटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वरना क्या होगा, x अलग से देखो, y अलग से देखो, तो हम क्या कोशिश करते हैं ना, एक ही पैरामीटर में आ जाए ना तो काम आसान हो जाए। तो वैसे ही बड़े-बड़े कर्व्स जो होते हैं ना, उसको इस तरीके के पैरामीटर में डिफाइन कर देते हैं, ताकि उतनी बड़ी इक्वेशन को ना देखना पड़े। x कोऑर्डिनेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, y कोऑर्डिनेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम आराम से स्टडी कर पाएँ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी सिचुएशन ना क्रिएट हो। है ना? तो इसी तरीके से x इन टर्म्स ऑफ थीटा दे दिया है और y इन टर्म्स ऑफ थीटा दे दिया है। ये किसी कर्व के पैरामीटर्स हो सकते हैं। बोला है कि उस कर्व पे टेंजेंट और सब टेंजेंट की लेंथ क्या होगी जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 होगी। बताओ क्या होगी, ऐसा पूछ लिया गया है। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले तो टेंजेंट और सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट की लेंथ क्या होती है बच्चों, y cot थीटा, मतलब y अपॉन dy बाई dx, और ये लेंथ है तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, मॉडल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले tan थीटा यानी dy बाई dx को निकाल लेते हैं, है ना? तो अब सबसे पहले यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो मैं dy बाई d थीटा निकालता हूँ। तो dy बाई d थीटा कितना आ जाएगा, c cos 2 थीटा, और ये आ जाएगा 2, है ना बच्चों? और वैसे ही dx बाई d थीटा, तो c, और ये आ जाएगा माइनस 2 sin थीटा माइनस 1 अपॉन log का डिफरेंशिएशन कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, है ना? अब यहाँ पर माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक थीटा कॉमन लूंगा तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चों? तो c टाइम्स माइनस 2 साइन थीटा, माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर प्लस, और एक कोसेक थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, कोसेक थीटा, क्योंकि बचेगा फिर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, जो कि डिनोमिनेटर से क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ये आ गया dx बाई डी थीटा बच्चों, है ना? अब थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3, तो अपन क्या करते हैं, पहले एक्स्ट्रा स्पेस को थोड़ी सी क्रिएट कर लेते हैं, है ना? हाँ, अब थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 पे चेक करनी है, तो डी वाई बाई डी थीटा, पाई बाय 3 डालता हूँ, है ना? तो पाई बाय 3 डालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3, और कॉस 120 डिग्री कितना आता है, माइनस रूट थ्री बाई टू, तो 2c इंटू माइनस रूट थ्री बाई टू, तो 2 से 2 कितना हो गया, कैंसिल, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस रूट थ्री सी, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, तो थीटा को डालता हूँ पाई बाई 3 सी, पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया, 60, है ना? और साइन 60 ये आ गया -2, और ये आ जाएगा √3/2, और कोसेक 60, है ना? तो कोसेक 60 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 बाय √3। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा सी, और एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो √3 इंटू √3 3, है ना? प्लस -3 + 2 -1 बाय √3। बताओ dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर देता हूं अगर मैं, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, -√3c अपॉन -c बाय √3, तो c c माइनस माइनस कैंसिल, और ये कितना आ गया, 3। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 3। हाँ या ना? चलो अब अपन देखते हैं आगे, सब टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी y बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 3, है ना? अब y कोऑर्डिनेट कितना है भैया, तो मैं थीटा को पाई बाई 3 इधर डाल देता हूँ, तो पाई बाई 3 इधर डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3, और साइन 2 पाई बाई 3 कितना आ जाएगा भैया, √3/2, तो ये हो जाएगा c √3/2, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, c √3/2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये, √3c/6, ये आ गया सब टेंजेंट। अब
टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है बच्चों? y कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है बताओ? y कोसेक थीटा। और dy/dx जो कि आपका tan थीटा था, जो कि आ गया आपका 3, तो आपका कोसेक थीटा कितना होगा? तो भैया ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो से देख लेता हूं, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √10। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बच्चों, है ना? तो y और कोसेक थीटा कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वो भी कितना है? 3, है ना बच्चों? और y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? y कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला, वो कितना आ रहा है बच्चों? c√3/2, तो हो जाएगा c√3 √10/2 इंटू 3। ये टेंजेंट की लेंथ आ गई, है ना बच्चों? तो टेंजेंट की भी लेंथ आ गई हमारे पास में, और सब टेंजेंट की भी लेंथ आ गई। देखो अच्छे से सॉल्व करो, कुछ गड़बड़ी दिखती है अगर, तो मुझे बताइएगा जरूर, है ना? अब बच्चों हम सीखते हैं दो कर्व के बीच में एंगल निकालना, है ना? तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है? तो अपन यहाँ पे सीखते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है? एक ये आ रहा था, एक ये कर्व मिला, बोला कि इसके बीच में एंगल निकालिए। अब इसके बीच में एंगल का मतलब यही होता है कि इन पॉइंट पर जो इन पे टेंजेंट्स बन रही है, उसके बीच में एंगल। ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स मतलब ये हुआ कि दो कर्व जहां पर मिल रहे हैं, उस कर्व पर जब हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की दोनों कर्व पर उस पॉइंट पे, तो उसके बीच में जो एंगल मिला, उसे बोलते हैं दोनों कर्व के बीच का एंगल। समझ गए बच्चों? उसी को क्या बोलते हैं? दोनों कर्व के बीच का एंगल, ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखना कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट के बीच में एंगल है, उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। समझ गए बच्चों? अब ये टेंजेंट का स्लोप तो निकाल लूंगा मैं m1 से, ये m2 हो जाएगा। और फिर बताइए दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं अपन? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। हाँ या ना? है ना बच्चों? पक्का? अब अगर दोनों स्लोप बराबर आ जाए, मान लो आपने एक dy/dx निकाला, एक का dy/dx निकाला आपने, और क्या आ जाए? दोनों स्लोप बराबर आ जाए, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 0। तो दोनों टेंजेंट का स्लोप अगर बराबर है, तो टेंजेंट के बीच में अगर एंगल 0 आ रहा है, तो दोनों कर्व के बीच में भी एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। समझ गए बच्चों? दूसरा, आपने सीधा सीधा एक स्लोप निकाला m1, एक स्लोप निकाला m2, और प्रोडक्ट आ गया -1, ठीक है? तो दोनों लाइंस क्या हो गई? परपेंडिकुलर, तो मतलब दोनों कर्व्स क्या हो गए? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही कर्व्स को क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब दैट द बोथ द कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक पर टेंजेंट बना रहा हूं, तो वो दूसरे के लिए नॉर्मल होगी, और अगर पहले पे नॉर्मल बना रहा हूं, तो दूसरे के लिए टेंजेंट हो जाएगी। उस टाइप के कर्व्स को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल कर्व्स। मतलब जहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो उनके बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का होगा। अब ऑर्थोगोनल कर्व्स के लिए ध्यान रखना, जरूर नहीं कि हमेशा m1 m2 -1 ही आए। बोलेंगे सर ये कौन सी कंडीशन है? बिल्कुल बच्चों, अगर कोई बोले कि इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होगा। हमेशा सही नहीं होता ये बोला जा रहा है कि m1 इंटू m2 -1 है, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, ये सही है। लेकिन अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए, एक का स्लोप 0, एक का इंफिनिटी, इनका प्रोडक्ट -1 नहीं होता। इसलिए एक और केस यहाँ पे अराइज होता है कि अगर आपने एक टेंजेंट का स्लोप निकाला, और वो स्लोप आया 0, और दूसरे कर्व पर अपने टेंजेंट का स्लोप निकाला, वो आ गया इंफिनिटी, तो भी इनका प्रोडक्ट कितना होगा? भैया भैया प्रोडक्ट -1 नहीं होगा, तब भी ये लाइंस आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। और लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, तो मतलब कर्व्स ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। फिर से बोलता हूं, है ना? दोनों का स्लोप अगर सेम आया, मतलब एंगल 0, है ना? उसके बाद परपेंडिकुलर के लिए
अगर आपने एक का स्लोप निकाला m1, दूसरे का स्लोप निकाला m2, दोनों आ गया -1, क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा आपको मैं। तो मतलब क्या हो गई, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, मतलब क्या हो गया, दोनों कर्व्स भी परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर कर्व्स को ही क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स कहते हैं बच्चों, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर होने की कंडीशन सिर्फ m1 इंटू m2 -1 ही होती है क्या, नहीं होती। अगर एक का स्लोप 0 हो जाए और एक का स्लोप इंफिनिटी हो जाए, तब भी हम क्या कहते हैं कि वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और वो कर्व क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। समझ गए बच्चों, ये दिमाग में रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस के साथ आपको इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं बच्चों। समझ गए, मिलते हैं।